इसके लिए नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अनुराग कौशिक है और मैं ज्योतिष विद्यापीठ का मुख्य अध्यापक हूँ। ज्योतिष विद्यापीठ की स्थापना 2007 में हमने अंबाला में की और स्थान स्थान पर हमने ज्योतिष शिक्षा प्रदान करनी शुरू की। 2007 के बाद हमने करनाल, दिल्ली, लुधियाना और अंबाला जैसे शहरों में ज्योतिष की शिक्षा प्रदान की। ज्योतिष विद्यापीठ की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य शुरू से यह रहा कि समाज में ज्योतिष की सही छवि स्थापित हो सके। मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि आज समाज में ज्योतिष की छवि बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है। लगभग हर व्यक्ति जो ज्योतिष के 2-3 पुस्तकें पढ़ लेता है या तीर तुक्के के अंदर कोई प्रेडिक्शन ठीक कर देता है, वह अपने आप को सही ज्योतिषी मानना शुरू कर देता है और वह ही समाज में गलत फलादेश करके लोगों को ठगने का काम भी करता है। कारण स्पष्ट है, जो व्यक्ति सामने पूछने आया है उसको ज्योतिष का भान नहीं है और जो व्यक्ति ज्योतिष कर रहा है उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो दूसरे व्यक्ति की अज्ञानता ही उसका हमेशा ज्ञान बन जाती है। इस बात को आधार बनाकर लगभग लोग समाज में गलत ज्योतिष कर रहे हैं और ज्योतिष की छवि को बिगाड़ने का बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ भारत सरकार की कमी भी कहनी चाहेंगे हम कि भारत सरकार ने कभी भी कोई ठोस नियम इस तरफ नहीं बनाए हुए। जो मर्जी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति ज्योतिष कर रहा है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। ऐसे भी हमारे प्रयास हैं कि सरकार इस तरफ भी कुछ सख्त कदम उठाए।
हम लोगों ने जैसे शुरू से ही ज्योतिष पढ़ाना शुरू किया, तभी से हम लोग ज्योतिष के सही नियमों को समाज में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष विद्यापीठ की सहायता से हम लोग अंधविश्वास, वहम या चमत्कार जैसे व्यर्थ की चीजों को समाज से दूर करने का भी प्रयास करते हैं। हम लोग ज्योतिष के सही सूत्रों का प्रयोग करके फलादेश करने की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप देखेंगे, अगर किसी कुंडली को देखकर ज्योतिषाचार्य यह बता दे कि इस व्यक्ति को यह बीमारी हो सकती है या इस व्यक्ति के साथ इस समय पर यह समस्या रह सकती है और यह समस्या कब तक रहेगी या इस व्यक्ति को कब सफलता मिल सकती है, यह ही सही ज्योतिष है। हम लोग इसी तरह के सूत्रों को अपनी कक्षाओं के अंदर पढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन हम 2007 से जब से पढ़ा रहे हैं, हमारे पास प्रत्येक वर्ष लगभग 100 विद्यार्थी के आसपास पढ़ने आते हैं। हम रविवार को ही कक्षा लेते हैं। रविवार को हमारी एक सीमा है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक रविवार 70, 80 या 100 विद्यार्थियों को ही पढ़ा सकते हैं, परंतु लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने अपने दूर के विद्यार्थियों को सही शिक्षा देने का प्रयास किया है कि उनको हम अपनी कक्षाओं की शिक्षा दे सकें। जो चीजें यहाँ हम पढ़ा रहे हैं उनको प्रदान की जा सके। वो लोग स्थान की दूरी या फिर समय की कमी के कारण हमारी कक्षाओं को जो अटेंड नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम वीडियो सीडीज का निर्माण कर रहे हैं और हमने इस वीडियो सीडीज में बहुत सरल शब्दों में ज्योतिष को पढ़ाया है। ये जो आप कोर्स अब पढ़ रहे हैं, आप आगे पढ़ेंगे, इसमें हमने बेसिक, एडवांस और अपना रिसर्च, इन तीनों कोर्सेज को हमने डीवीडीज में कन्वर्ट किया है और आपके पास ही बहुत सरल शब्दों में पहुंचने वाली है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इन सभी डीवीडी से लाभ उठाएंगे और सही ज्योतिष कर पाएंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या बीच में आती है, इन डीवीडीज को पढ़ते समय कुछ समस्याएं आती हैं, तो आप शनिवार के दिन हमसे संपर्क करके हमसे सारा सरलीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम लोग अब शुरू कर रहे हैं अपना ज्योतिष दिवाकर कोर्स। इसका जो सिलेबस है मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। ज्योतिष दिवाकर कोर्स बिल्कुल बेसिक कोर्स है। ये उन सभी लोगों के लिए बनाया गया है, उन सभी व्यक्तियों के लिए निर्माण किया गया है जो कि ज्योतिष को बिल्कुल भी नहीं जानते। यहाँ इस कोर्स में हम अत्यंत सरल शब्दों से बिल्कुल शुरुआत से ज्योतिष पढ़ाते हैं और आपको एक लेवल दे देते हैं जहां पर आप साधारण तौर पर ज्योतिष के नियमों को समझ सकते हैं। इसमें हम लोगों ने लगन निर्णय, कुंडली किस तरह बनाई जाती है या कुंडली क्या होती है, इसी के साथ साथ ग्रह क्या है, भाव क्या है, ग्रहों की दृष्टि क्या है, ग्रहों की उच्चता, नीचता, ये सब चीजें, चलित कुंडली क्या है। आपने कुछ योग सुने होंगे, गज केसरी योग, मंगलिक योग, साढ़े साती, काल सर्प योग, पितृ योग, ये सब कुछ। हमारा मुख्य आकर्षण है इसमें PAC। ये आप सीखेंगे इसमें कि किस तरह कुंडली का फलादेश किया जाता है। प्रत्येक भाव का संबंध किसी ग्रह से होने पर क्या विस्फोटक फलादेश निकलता है, ये भी हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं। गोचर के साथ साथ दशा, ये सब चीजों का हम यहाँ पर प्रयोग करना बताएंगे। इसी के साथ बहुत सारे और भी आकर्षण हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मुझे आशा है कि आप इससे पूर्ण लाभ उठाएंगे। दोस्तों, यहाँ हम ज्योतिष के बारे में आगे बढ़ने से पहले ज्योतिष के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको ज्योतिष के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि कब से ज्योतिष समाज में प्रयोग हो रहा है। देखिए, ईसा मसीह जी का जो जन्म हुआ वह लगभग अब से 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले हुआ। वहीं से ही हम ईसा मसीह का जन्म मानते हैं। जैसे अब 2000 चल रहा है तो 2000 वर्ष पहले। आगे देखिए, यहाँ देखिए, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से 8350 वर्ष पहले जो समय था, वहां से अगर हम यहां तक पहुंच जाएं, लगभग 24,000 वर्षों तक, तो ये जो सारा समय है बीच का, इसको हम क्या कहते हैं? वैदिक काल। अर्थात ईसा मसीह के जन्म से यहां से 24,000 वर्ष पहले, या फिर ईसा मसीह के जन्म से 8350 वर्ष पहले तक, ये जो काफी लंबा समय था, ये सारा समय क्या कहलाता है? वैदिक काल। कहा गया है कि इस समय में वेदों की रचना हुई। यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। ऋग्वेद में ज्योतिष से संबंधित 36 श्लोक मिलते हैं।
यजुर्वेद में 44 मिलते हैं, अथर्ववेद में 162 श्लोक ज्योतिष से संबंधित मिलते हैं। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा, क्या 24,000 वर्षों से पहले ज्योतिष नहीं था या मानव सभ्यता नहीं थी? यहां तक हमारे वैज्ञानिक अभी खोज ही नहीं कर पा रहे, उनकी पहुंच अभी सिर्फ यहीं तक हुई है। तो मेरे विचार में और हमारी संस्कृति के विचार में ज्योतिष तो बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है, लाखों वर्ष से। परंतु ये जो वेद है, इनकी खोज अभी तक मात्र इतनी ही हो पाई है कि लगभग ये ईसा के जन्म से 24,000 वर्षों के आसपास ही बने हैं, ये लोगों का कहना है। परंतु हमारी संस्कृति कहती है कि वेद तो लाखों वर्ष पहले हैं। खैर, इसमें क्या सच है और क्या नहीं हम नहीं जानते, परंतु जितनी भी खोजें हुई हैं आज तक, सभी प्रकार की खोजों में एक ही बात निकलकर सामने आ रही है, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है और ऋग्वेद में ज्योतिष से संबंधित 36 श्लोक हमें मिलते हैं। तो आप देखिए, जो वैदिक काल है, यह वैदिक काल ईसा मसीह के जन्म से इतने वर्ष प्राचीन का है और इसमें ज्योतिष से संबंधित हमें वर्णन मिलता है। इसे वैदिक काल कहा गया है। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 3000 पहले से 8350 वर्ष के मध्य, देखें दोबारा, ईसा मसीह के जन्म से 3000 वर्ष से 8350 वर्ष के मध्य जो ये समय था, इसके मध्य कहा जाता है कि ये 20 प्रकार के कुछ विद्वान आए ज्योतिष से संबंधित। इन्होंने ज्योतिष के विषय में काफी कुछ किया। इनके नाम देखते हैं: सूर्य, पितामह, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मारीच, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलिच, च्यवन है, व्यास, यवन, भृगु, शौनक, बृहस्पति, पुलस्त। ये 20 विद्वान आचार्य हैं। इन्होंने ज्योतिष के विषय में काफी कुछ लिखा और यह वो समय था जब ज्योतिष पर लेखनी काफी हुई। देखिए, इस समय पर कहा जाता है कि कागज पर लिखना थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा था, वो भी ऐसा कागज जो जल्दी फट जाता था, लगभग पेड़ की छाल और घास से मिली जुली चीज, ऐसा कहा जाता है। तो ये विद्वान थे जिन्होंने ज्योतिष पर काफी कुछ लिखा। आगे हम देखते हैं, ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले से 3000 वर्षों के मध्य का जो समय था, उस समय को पराशरी काल कहा गया। इस पराशरी समय में महर्षि पराशर, जैमिनी, गर्ग और सत्याचार्य जैसे विद्वानों ने ज्योतिष के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी महर्षि पराशर आ रहे हैं और इससे जो पहले वाला काल था, वहां पर भी महर्षि पराशर आ रहे हैं। ये क्या कारण है कि 2 बार महर्षि पराशर का आना हो रहा है? देखिए, पराशर कोई एक नाम नहीं है, पराशर एक वर्ग है, एक समुदाय, या हम जिसको सरनेम से लेकर चलते हैं। जैसे मैं कौशिक हूं, कौशिक, तो जितने मेरे पूर्वज हैं, पुराने लोग, पिता, पितामह इत्यादि इत्यादि, ये सभी कौशिक कहलाए। तो जो मेरे आगे पुत्र हैं, ये भी सब कौशिक कहला रहे हैं। मैं जो कुछ लिख रहा हूं ज्योतिष में, ये किस नाम से प्रचलित हो रहा है? कौशिक के नाम से। अगर मैं अनुराग ना लगाकर कौशिक लगा दूं तो भी ठीक है, सरनेम से भी प्रचलित हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस पराशरी काल में जो ये पराशर है, इनका फुल नेम हमें नहीं पता। इन्होंने अपने दादा परदादा के नाम को ही आगे बढ़ाया और पराशर नाम से बृहद होरा शास्त्रम या पराशर संहिता, इस तरह की काफी सारी बुक्स इन्होंने लिखी। इनका मुख्य योगदान ज्योतिष में रहा। इसी समय पर जैमिनी ऋषि, गर्ग या सत्याचार्य जैसे ऋषियों ने भी या विद्वानों ने भी ज्योतिष के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। इससे आगे हम चलते हैं। ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले से सन 1900 तक, ईसा मसीह के जन्म से पहले 57 वर्ष, वहां से लेकर यहां तक 1900 तक, ये जो समय था, इस समय को वराहमिहिर काल कहा जाता है। वराहमिहिर काल,
वराहमिहिर काल के समय पर आचार्य वराहमिहिर, आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय, ब्रह्मगुप्त, श्रीपति, भास्कराचार्य, गणेश, नीलकंठ, श्रीपति, मतलब बहुत सारे विद्वान आए इस समय पर। इस समय पर ज्योतिष के विषय में काफी कुछ लिखा गया। विदेशों से भी भारत में लोग आते रहे, विदेशी कई विचार भी मिलते गए, यहाँ से चीजें बाहर गई। तो कुल मिलाकर यह समय ज्योतिष के लिए काफी अच्छा रहा। यहाँ पर ज्योतिष के कई सूत्रों का, कई नए सूत्रों का भी समाज में पदार्पण हुआ। इस समय पर मात्र यही विद्वान नहीं थे, और बहुत विद्वान आए। जैसे मैंने आपको कहा, यहां तक का समय बहुत बढ़िया है। अब इसके आगे चलते हैं। सन 1900 से लेकर अब तक इस समय को आधुनिक काल कहा गया। इस समय पर ज्योतिष का, सच कहूंगा, बहुत सर्वनाश हुआ है। इस समय पर प्राचीन विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों को एज इट इज लेने की गलती की गई। जैसे प्राचीन समय में मान लीजिए वराहमिहिर जी ने एक जगह लिखा कि ये योग वाला व्यक्ति राजा होता है। तो यहाँ पर अब जो विद्वान है अभी भी उसी योग को प्रयोग कर रहे हैं। यह योग वाला व्यक्ति राजा होता है, जबकि आज के समय में राजा नाम का कोई औचित्य नहीं रहा है। प्राचीन समय में था। जैसे प्राचीन समय में किसी योग को देखकर किसी विद्वान ने कहा कि ऐसा व्यक्ति लोहे का काम करेगा। लोहे का काम उन्होंने किस बात को ध्यान में रखकर कहा, हमें नहीं पता, परंतु आज के विद्वान उसी लोहे के काम को लेकर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह समय जो अब का चल रहा है, ज्योतिष की दुर्गति का सबसे बड़ा समय है। इस समय पर ज्योतिष को जितनी हानि पहुंची है, ये आज तक कभी भी नहीं पहुंची। प्राचीन समय में ज्योतिष एक आदरणीय कार्य हुआ करता था, परंतु आजकल ज्योतिष सिर्फ व्यवसाय बनकर रह चुका है। यहाँ पर खोज या नए नए अनुसंधान, विभिन्न योगों पर बड़े अच्छे प्रयोग, ये कहने मात्र को रह गए हैं। आज जनता भी लगभग यही चाह रही है कि हमें कोई ऐसा उपाय पंडित जी बता दें कि सबसे पहले तो हमारा जीवन सफल हो जाए। उन लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप दिमाग का प्रयोग कीजिए और यह सोचिए कि अगर ऐसा कोई उपाय पंडित जी के पास होता तो सबसे पहले अपना ही ना कर लेते। पर ज्योतिष का लाभ क्या है, अब आप लोग सोच रहे होंगे। हकीकत यह है कि आप सभी या आम जनता के मन में ये बात बैठ चुकी है कि ज्योतिषी का कार्य समाज में सिर्फ समस्याओं का समाधान करना है, परंतु ऐसा नहीं है। ज्योतिषी का कार्य बहुत अलग है। ये मैं आपको अभी सीमित समय में नहीं कह पाऊंगा, समय अनुसार आप भी क्लियर करते चले जाएंगे। फिलहाल हमारा जो सब्जेक्ट है अभी क्या है, आधुनिक काल। सन 1900 से लेकर अब तक का जो समय है, यह आधुनिक काल कहा गया। इसमें कई अच्छे विद्वान आए, लेकिन समय अनुसार उनका स्तर गिर चुका। उसके बाद फिर नए लोग आए, उनका समय कुछ दिन तक ठीक रहा, परंतु उन्होंने भी बाद में वही दुकानदारी शुरू की। तो कुल मिलाकर यह समय ज्योतिष को एक हानि पहुंचाने वाला समय है जो कि चल रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमें ईश्वर सद्बुद्धि दे, हम अपने उन्हीं नियमों पर चलते रहें जो हमने अब तक बनाए हुए हैं, और हम लोग कुछ अच्छा प्रयास कर पाए। आगे चलते हैं। ये हमारे ज्योतिष के कुछ प्रकार हैं। देखिए, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, समुदाय ज्योतिष, मुहूर्त ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष, शकुन ज्योतिष, स्वपन ज्योतिष। ये जो उपाय ज्योतिष है, यह बेसिकली आधुनिक ज्योतिषाचार्यों ने इसमें जोड़ दिया है। हमारे विचार में ये बिल्कुल कंडम काम है, ये सबसे बेकार चीज है। ज्योतिष से इसका कोई लिंक नहीं है। आजकल ज्योतिष में उपाय का बहुत बोलबाला है, परंतु प्राचीन शास्त्रों में कहीं पर भी इन सब चीजों का इतना वर्णन नहीं है कि उसको आप उपाय के रूप में या उपाय ज्योतिष के रूप में स्थान दे सके। उपाय का कुछ लाभ है, कुछ अंश मात्र, परंतु आज ज्योतिष में उपाय ही मुख्य बन गया है। ज्योतिष में उपाय का बहुत कम काम होता है, बहुत कम। तो फिलहाल आप ये देखें, ये ज्योतिष के कुछ प्रकार हैं। गणित ज्योतिष में हम क्या करते हैं? गणित ज्योतिष में कुंडली का निर्माण करना, जैसे आप देखते हैं ना कुंडली जिसमें ग्रहों का सभी वर्णन होता है, जिसको देखकर ज्योतिषाचार्य वर्णन करते हैं। कुंडली
कुंडली बनाना, पंचांग बनाना। पंचांग क्या है? पंचांग एक देसी कैलेंडर सा होता है जिसमें यह दिया होगा कि किस डेट को अंतरिक्ष में कौन सा ग्रह कहां पर है, कब कौन सी तिथि आ रही है, कब ग्रहण लग रहा है, इस तरह की बातें, कब दीपावली है, कब दशहरा है, इन सारी चीजों का पता लगता है पंचांग में। तो उस पंचांग का निर्माण करना, ग्रहण निकालना कि कब ग्रहण है, ये सभी कार्य गणित ज्योतिष में आते हैं। अगला है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष में आता है कि यदि कोई ज्योतिषाचार्य किसी व्यक्ति की कुंडली पर फलादेश कर रहा है तो इसको हम फलित ज्योतिष में लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपकी कुंडली को यदि एनालाइज करूं तो ये हम क्या कर रहे होंगे? फलित ज्योतिष। मैं आपको कुछ फलादेश कर रहा हूंगा, तो ज्योतिष की यह शाखा फलित ज्योतिष के मध्य आती है। आगे है समुदाय ज्योतिष। समुदाय ज्योतिष में आता है जब कभी किसी विशेष समुदाय की बात की जा रही हो, पूरे एक ग्रुप की बात कर रहे हो, यहाँ पर व्यक्तिगत ज्योतिष या फलित ज्योतिष समाप्त हो जाता है। जैसे किसी स्थान पर राजनीतिक स्तर पर क्या घटनाक्रम होने वाले हैं, या किसी स्थान पर कब भूकंप आएगा, या फिर बारिश कब होगी, कोई आतंकवादी घटना कब होगी, ये सारे की सारी चीजों का अंदाजा समुदाय ज्योतिष में लगता है। समुदाय ज्योतिष। अगला है मुहूर्त ज्योतिष। मुहूर्त ज्योतिष में हम हमेशा किसी न किसी कार्य का मुहूर्त निकालते हैं। जैसे विवाह कब करें, विवाह कब करें, वाहन कब खरीदे, दुकान कब शुरू करें, इस तरह की चीजें, ये सभी कार्य मुहूर्त ज्योतिष के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है प्रश्न ज्योतिष। प्रश्न ज्योतिष क्या है? देखिए, कहा जाता है समाज में जनरली बात प्रचलित है कि जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली ना हो तो उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न पर प्रश्न लगा दें। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए, आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, और आप आते ही मुझे कहें कि ये बताइए कि मेरा विवाह कब होगा, तो यहां पर हम प्रश्न लगा देते हैं। प्रश्न, यह प्रश्न ज्योतिष है। परंतु दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। प्रश्न ज्योतिष क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जिन सवालों के जवाब जन्म कुंडली से नहीं दिए जा सकते, उन सवालों के जवाब देने के लिए ही प्रश्न ज्योतिष का प्रयोग किया गया है। जैसे एक व्यक्ति आकर कहे कि मेरा विवाह कब होगा, तो यह जो सवाल है उसका, यह फलित ज्योतिष से संबंधित है, उसकी जन्म कुंडली से। प्रश्न ज्योतिष में ऐसे सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। प्रश्न में कैसे जवाब दिए जाते हैं? व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि मैं आज इस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं, क्या वह मुझे मिलेगा या नहीं। तो देखिए, इन सवालों के जवाब जन्म कुंडली से नहीं होते, इन सवालों के जवाब प्रश्न कुंडली से होते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर जन्म कुंडली से देना संभव ना हो, वह प्रश्न हमेशा प्रश्न शास्त्र या प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से सरल किए जाते हैं। यह प्रश्न ज्योतिष है। आगे है शकुन ज्योतिष। शकुन, आपने यदि वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो तो उसमें शकुन ज्योतिष का बहुत अच्छा वर्णन है। मुझे अंदाजा है कि शायद महर्षि वाल्मीकि जरूर प्रश्न ज्योतिष के शकुन ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता रहे होंगे। उन्होंने समय समय पर वर्णन किया कि भगवान राम माता सीता के साथ जा रहे हैं और साथ में कुछ चिड़ियां उड़ती जा रही हैं सीधे हाथ की तरफ, तो निश्चय ही कोई शुभ कार्य होने वाला है। या फिर माता सीता एक बार कहती हैं कि मुझे रात्रि में एक ऐसा भान हुआ कि कोई डरावना व्यक्ति जा रहा है, तो निश्चय ही कोई बुरी घटना होने वाली है। यह सब क्या है? शकुन ज्योतिष। जब किसी घटना का अंदाजा आसपास के माहौल को ध्यान में रखकर लगाया जाता है, यह सब शकुन ज्योतिष में आता है। आगे है स्वप्न ज्योतिष। स्वप्न ज्योतिष अर्थात व्यक्ति रात्रि में जब स्वप्न लेता है तो उस स्वप्न के अनुसार आने वाले समय में होने वाली घटनाक्रम का अंदाजा स्वप्न ज्योतिष के अनुसार लगाया जाता है। यह है स्वप्न ज्योतिष। और आगे आपको मैंने बताया एक उपाय ज्योतिष।
ये आजकल का ज्योतिष है जो कि लगभग किया जा रहा है। इस ज्योतिष में व्यक्ति से सवाल पूछा जाता है कि उसकी क्या समस्या है। व्यक्ति ने कहा कि मेरा विवाह नहीं हो रहा, तो ज्योतिषी जी उसे कहते हैं कोई बात नहीं, विवाह तो हम आपका करवा ही देंगे, बस आप इतने पैसे मुझे दे दीजिए या फिर आप इस चीज को जल प्रवाह कर दीजिए तो आपका विवाह हो जाएगा। यह उपाय ज्योतिष है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फलादेश नहीं किया जाता। व्यक्ति की समस्या सुनकर उसे उपाय बताया जाता है। यही एक ऐसी चीज है जो ज्योतिष का सर्वनाश करती जा रही है। यह उपाय ज्योतिष है। दोस्तों, यहाँ हम पढ़ रहे हैं ज्योतिष दिवाकर। ज्योतिष दिवाकर में हम इसमें से क्या पढ़ेंगे? ये मैंने जो उपाय को कांटा मारा है, ऐसा नहीं कि मैं उपाय को मानता नहीं हूं, बिल्कुल मानता हूं, परंतु किस चीज का उपाय होता है, कब होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। हर समस्या का उपाय नहीं हो सकता। गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। अगर सभी समस्याओं का उपाय संभव हो तो ज्योतिषी जी कभी भी किसी समस्या में ना रहे। ये आप लोग याद रखिएगा। जो ग्रह आप पर प्रभाव डालते हैं वही ग्रह किसी ज्योतिषी पर प्रभाव डालते हैं। तो उपाय से कभी कभी तो संभव है किसी समस्या का समाधान, हर बार नहीं है। खैर चलिए, हम लोग यहाँ पर उपाय भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर स्वपन भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग शकुन भी नहीं पढ़ेंगे। अभी ज्योतिष दिवाकर नाम के कोर्स में हम प्रश्न भी नहीं पढ़ेंगे। इस ज्योतिष दिवाकर में हम मुहूर्त भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम समुदाय ज्योतिष भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम गणित ज्योतिष भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम फलित ज्योतिष का प्रयोग करेंगे। फलित ज्योतिष का बेसिक, ये हमारे इस कोर्स का मुख्य आधार है, यही हमारा सिलेबस है। यहाँ पर मैं आपको फलित करना बताऊंगा कि किस तरह किसी व्यक्ति की कुंडली पर फलादेश किया जा सकता है। और ज्योतिष दिवाकर में हम कुंडली का साधारण तौर पर अध्ययन करेंगे कि कुंडली है क्या, उसमें ग्रह क्या है, उसमें ग्रहों की दृष्टि क्या है। आपने मंगलिक योग, साढ़े साती, काल सर्प योग, ग्रहों की उच्चता, नीचता, चलित, गोचर, दशा इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सब है क्या, यह सारा काम हम लोग फलित ज्योतिष के अंतर्गत आने वाला सारा काम हम लोग अब ज्योतिष दिवाकर में करेंगे। यह बेसिक है और मुझे आशा है कि मैं बहुत सरल शब्दों में जो आपको पढ़ा रहा हूं, इससे आप विद्वान जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा अंतरिक्ष है। हमें ज्योतिष में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने अंतरिक्ष का ज्ञान होना चाहिए। देखिए यहाँ ध्यान से, यह सूर्य है। सूर्य एक जगह स्थित रहते हैं। सूर्य एक जगह स्थित है। इस सूर्य के आसपास ये जो बुध ग्रह है, यह सूर्य के आसपास चक्कर काटते हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। बुध के बाद ये शुक्र है, ये शुक्र भी इस सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी इस सूर्य के आसपास घूमती है और इस पृथ्वी के आसपास ये जो चंद्र है ये भ्रमण करते हैं। पृथ्वी के बाद नंबर आता है मंगल का। ये मंगल भी सूर्य देवता के चारों ओर घूम रहे हैं। उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर हर्षल, फिर नेपच्यून और फिर ये प्लूटो। ये सभी के सभी ग्रह सूर्य के आसपास परिक्रमा करते हैं। तो आइए इनको एक बार हम गिन लें। एक बुध है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ग्रह हैं। हमने यहाँ पर चंद्रमा को नहीं गिना क्योंकि चंद्रमा मात्र पृथ्वी के आसपास घूमता है, सूर्य के नहीं, मात्र पृथ्वी के। तो आप देखेंगे इस तरह ये 9 ग्रह होते हैं। यहाँ हमने सूर्य को नहीं लिया हुआ। हमारे अंतरिक्ष में कितने ग्रह हैं? 9। मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये हमने इनके नाम लिखे हुए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो।
ये जो चंद्र है ये पृथ्वी के आसपास घूमता है, इसलिए इसको हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह, इसको ग्रह नहीं बोलते। तो ये हमारे ग्रह हैं। सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं करता, किसी और तारे की परिक्रमा नहीं करता, तो यहाँ हम सूर्य को ग्रह नहीं मानते। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने महसूस किया कि हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो, इन तीनों का प्रभाव इस पृथ्वी पर काफी कम पड़ता है, ये बहुत दूर है, तो इन तीनों को ज्योतिष में स्थान नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा गया। उनकी ही बात सिद्ध हुई लगभग कुछ साल पहले, 2003 के आसपास हमारे नासा ने इन तीनों ग्रहों को हमारे इस सौर मंडल से बाहर माना। उन्होंने इन तीनों ग्रहों को नहीं लिया। आज यदि आप गूगल सर्च करें और नासा की वेबसाइट से चेक करें कि हमारे अंतरिक्ष में या सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो उनके नाम इस प्रकार होंगे: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि। यहीं तक। हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो को अब नहीं लिया जा रहा। हो सकता है कभी आगे लिया जाए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल उनको नहीं लिया जा रहा। 1970 या 75 के आसपास एक बार इन्हें निकाल दिया गया था सौर मंडल से और फिर ले लिया गया था, परंतु 2003 के आसपास घोषणा की गई कि इनको अब हम नहीं लेंगे। तो यहाँ हमारे पास अंतरिक्ष में यह ग्रह हैं जिनको हम लेते हैं। यही हमारे प्राचीन महर्षियों ने नोट किया। उनके अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि ये ग्रह हैं। पृथ्वी पर तो हम रहते हैं, तो हमारे महर्षियों ने इस पृथ्वी को भी हटाया, क्योंकि पृथ्वी पर तो हम रह रहे हैं। यहां उन्होंने इस चंद्रमा को उपग्रह मानते हुए ग्रह के रूप में स्थान दिया। क्यों दिया? इसका क्या कारण है? उन्होंने महसूस किया कि जब भी चंद्रदेव फुल मून की अवस्था में होते हैं, हमें पूरी तरह दिखते हैं, तो इसको हम पूर्णमासी अब कहने लग गए हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि जब भी चंद्र पूरी अवस्था में होते हैं, तो उस समय धरती पर बहने वाला जल बहुत तेज गति से प्रवाह करता है। हमारे शरीर में जो जल है उसकी मात्रा भी प्रवाह के रूप में काफी तेजी से ऊपर नीचे होती है। कुल मिलाकर बॉडी में जो जल है वह तेज गति पाता है। हमारी जो भावनाएं हैं ये भी बहुत तेज गति से आगे पीछे होती हैं। हमारे आजकल के डॉक्टर्स ने भी ये चीज नोट की है, जो मेंटल पेशेंट्स हैं वो पूर्णमासी पर जब फुल मून होता है तो थोड़े से उग्र हो जाते हैं, और अमावस्या पर वो थोड़े से शांत हो जाते हैं, क्योंकि अमावस्या पर जो जल की गति है या हमारे शरीर में बहने वाला रक्त या उसकी गति, ये सब थोड़ी सी शांत हो जाती है। वो एक अलग बात है कि व्यक्ति व्यक्ति पर इसका प्रभाव अलग अलग है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। तो प्राचीन महर्षियों ने देखा कि चंद्रमा का प्रभाव धरती पर इतना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि इसका प्रभाव किसी और रूप में भी पड़ता होगा। तो यहां उन्होंने चंद्रमा को एक उपग्रह मानते हुए ग्रह के रूप में स्थान दिया। उन्होंने एक और बात नोट की, जो हमारे सूर्य देव हैं ये किसी की परिक्रमा नहीं करते। परिक्रमा तो हमेशा ग्रह करते हैं, जो घूमते हैं सूर्य के आसपास उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह। सूर्य तो किसी ग्रह के आसपास नहीं घूम रहे, परंतु पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व से उदय होते हैं और पश्चिम में छुप जाते हैं। और सूर्य का प्रभाव मानव जीवन पर बहुत ज्यादा है। जैसे जितनी भी वनस्पतियां हैं, ये सभी वनस्पतियां सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने पर फलती फूलती हैं। हमारे शरीर में जो खून है और खून में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमेशा सूर्य की ऊर्जा से और बलिष्ठ होते देखे गए हैं। तो महर्षियों ने देखा, हमारे या विद्वानों ने देखा कि सूर्य का प्रभाव तो मानव पर बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना सूर्य को ग्रह के रूप में स्थान दिया जाए। उन्होंने सूर्य को ग्रह अंतरिक्ष के हिसाब से तो नहीं माना, परंतु ज्योतिष में माना।
यह जानते समझते माना कि सूर्य कोई ग्रह नहीं है, परंतु ज्योतिष में इसका प्रयोग एक ग्रह के रूप में होगा। तो देखिए कितने ग्रह हो गए ज्योतिष में हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों ये वो 7 ग्रह हैं, यह वे 7 ग्रह हैं जिनका प्रयोग हमने ज्योतिष में करना है। परंतु अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, 2 ग्रह और हैं जिनसे सारी दुनिया डरती है। वे कौन से हैं? राहु और केतु। इनको मिलाकर ये पूरे 9 ग्रह बनते हैं जिनका प्रयोग ज्योतिष में होता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये राहु केतु क्या होते हैं। मैंने अभी आपको एक चित्र दिखाया है, इसकी तरफ देखें। यहां पर आप देख रहे हैं इस सूर्य के आसपास सभी ग्रह भ्रमण करते हैं और यह चंद्रमा मात्र पृथ्वी के आसपास भ्रमण करता है। इस चित्र को जरूर याद रखिए। अब आप मेरी तरफ देखें। प्राचीन समय में एक कथा आती है कि एक स्वर भानु नाम के राक्षस थे, दैत्य थे। ये देवताओं के मध्य जाकर बैठ गए और जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां से एक अमृत का कलश बाहर निकला। उस अमृत कलश को पाने के लिए सभी लोगों में हड़कंप मच गया। तो देवताओं ने कुछ चतुराई का प्रयोग किया और यह सोचा कि यदि कोई भी दैत्य या कोई गलत व्यक्ति इसका पान कर लेगा तो वह अमर हो जाएगा। तो उसको कभी भी हमने इस अमृत कलश को टच नहीं करने देना। परंतु जो स्वर भानु नाम का दैत्य था, इसके मन में विचार था कि मैं इस अमृत को चख लूं। तो ये वेश बदलकर देवताओं में बैठ गया और वहां पर इसने अमृत का पान कर लिया। तो भगवान विष्णु ने उसको देखा और अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। कुछ स्थान पर लिखा हुआ है कि सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को बताया तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन काट दी। जब गर्दन कट गई स्वर भानु राक्षस की, तो जो सिर था वो अलग हो गया, वो जीवित रहा, और जो धड़ था वो अलग हो गया, वह भी जीवित रहा। जो धड़ था उसने भगवान विष्णु के चरण पकड़े और बहुत ज्यादा भावुकता से अपनी बात कहनी शुरू की कि मुझे कृपया देवताओं में स्थान दीजिए। और जो राहु थे उन्होंने उस धड़ का आक्षेप किया, उस पर हंसी की, उस पर क्रोध भी किया कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो राहु और केतु में शत्रुता हो गई। राहु अलग नेचर के हो गए, केतु अलग नेचर के। दोनों कभी भी मिलते नहीं, दोनों में मिलान ही खत्म हो गया। ऐसी कुछ कथाएं प्रचलित हैं। ये कथाएं क्या है? मैं इन कथाओं को गलत नहीं कहूंगा, हमारे पुराणों में इन कथाओं का वर्णन है। यह कथाएं उन अल्पमती या साधारण मति के लोगों को समझाने के लिए हैं जो कि ज्योतिष के टेक्निक्स को या टेक्निकल पार्ट्स को नहीं समझ सकते। ये उनके लिए है। इसमें कितनी सच्चाई है मैं इस पर नहीं बात करूंगा, क्योंकि हमारे पुराणों में है, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। ये आम लोगों के लिए है। परंतु ज्योतिष में एक तो कथा मैंने बताई आपको, लेकिन टेक्निकल क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी आपने चित्र देखा था, उसको याद रखिएगा। ये सूर्य देव है। सूर्य के आसपास हमारी जो पृथ्वी है ये भ्रमण कर रही है। यह है पृथ्वी। आप देखेंगे ये जो मैंने बिंदियां लगाई हुई हैं, इन बिंदियों पर ही पृथ्वी का भ्रमण होता है। पृथ्वी का भ्रमण होता है। पृथ्वी के आसपास इस पथ पर चंद्रमा भ्रमण करते हैं। ये चंद्र देवता का भ्रमण पथ है। इस सूर्य के आसपास इस रास्ते पर तो पृथ्वी चलती है और पृथ्वी के आसपास इस रास्ते पर चंद्र चल रहे हैं। आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों रास्ते आपस में कटते हैं। एक रास्ता इधर कट रहा है और एक रास्ता इधर कट रहा है। यहां पर जो उत्तर की तरफ का कोना है, नॉर्थ की तरफ का कोना, उसको राहु कहा गया है, और जो दक्षिण की तरफ कटान होता है उसको हम केतु बोलते हैं। साउथ की तरफ जो कटान होगा उसे हम केतु बोलेंगे। यह दोनों कटान
हमेशा 180 डिग्री की आमने सामने 180 डिग्री दूरी पर रहते हैं। यह ही राहु और केतु होते हैं, यह ही राहु केतु है। तो मुझे आशा है कि आप राहु केतु को समझ चुके होंगे कि ये है क्या। तो यहां पर मैंने राहु और केतु को भी लिखा। तो इस प्रकार ज्योतिष में हमारे पास ये 9 ग्रह हैं जिनका प्रयोग हमने फलादेश में करना है, जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। हम इनसे अब आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारी जो राशियां यह 12 होती हैं, 12 राशियां। मैं ये नहीं कह रहा कि फलाने व्यक्ति की सिंह राशि है, उसकी मेष राशि है, इसका ये मून साइन है, ये इसका वो है। सब भूल जाइए, 2 मिनट के लिए सब भूल जाइए। जो मैं कहूंगा सिर्फ उतना ही याद रखें। हमारी राशियां 12 होती हैं, 12, 12 राशि। मैंने यहाँ उनके नाम लिखे हैं, देखें कौन कौन सी हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेष के आगे 1 लिखा हुआ है, वृष से पहले 2 है, मिथुन से पहले 3, सिंह से पहले 5, वृश्चिक से पहले 8, मकर से पहले 10, मीन से पहले 12। ये आप देखेंगे सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। इनका क्या अर्थ है? कन्या राशि को हम हमेशा 6 के अंक से देखते हैं। कन्या राशि को हमेशा 6 के अंक से देखेंगे। मीन राशि को 12 के अंक से, कुंभ राशि को 11 के अंक से देखेंगे। कभी भी मैं कहूं आपको तुला राशि, तो तुला राशि को हम 7 के अंक से देखते हैं, 7 नंबर। ये सब यूज होगा इसलिए बता रहा हूं। इसी में और आगे देखें मैंने क्या लिखा हुआ है। ये जो मेष राशि है और वृश्चिक राशि, ये देखिए मेष के आगे लाइन गई, यहाँ रुकी, वृश्चिक के आगे से लाइन गई और यहाँ रुकी, और इसके आगे इज इक्वल टू मंगल। इसका अर्थ है मेष राशि और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वह है मंगल ग्रह। तुला राशि और वृष राशि, इन दोनों राशियों का स्वामी है शुक्र ग्रह। कन्या राशि और मिथुन राशि, इन दोनों का स्वामी है बुध ग्रह। कर्क राशि का स्वामी है चंद्र, सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। इसी तरह धनु राशि और मीन राशि, इन दोनों का स्वामी है गुरु। मकर राशि और कुंभ राशि, इनका स्वामी है शनि। आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है कि किस राशि का कौन स्वामी है, हमारी कितनी राशियां हैं और कौन सी राशि किस अंक से आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक राशि का कौन सा ग्रह स्वामी है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने राहु केतु को स्थान नहीं दिया हुआ। राहु और केतु के लिए कोई भी राशि निर्धारित नहीं की गई। यहाँ पर मात्र इन 7 ग्रहों को ही राशियों का अधिपत्य दिया गया है। परंतु आप कुछ पुस्तकों में देखेंगे कि राहु केतु की भी कुछ राशियां होती हैं। इसका क्या कारण है हम नहीं ले रहे, उन्होंने माना हुआ है। देखिए होता क्या है कि समय समय पर अलग अलग विद्वान आए। ज्योतिष का कोई एक ऐसा निश्चित शास्त्र नहीं है कि जहां से हम चेक कर सकें कि जो यहाँ पर लिया हुआ है, जो नियम यहाँ दिए हुए हैं, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। ज्योतिष में सबसे बड़ी समस्या है, जैसे आप भारत के संविधान की बात करें, जो नियम लिखे हुए हैं सभी को वो फॉलो करने होंगे। जो हमारे यातायात के नियम हैं हम सबको वो फॉलो करने पड़ेंगे। क्रिकेट के लिए जो नियम निर्धारित है वही फॉलो करने पड़ेंगे। परंतु ज्योतिष में ऐसा कोई नियम निर्धारित नहीं है। तो इसी कारण से कभी किसी जमाने के अंदर, किसी युग में कोई विद्वान होंगे जिनको राहु केतु को राशियां देना ठीक लगता होगा, उन्होंने राहु केतु को कोई राशि दे दी। परंतु बाद के और जितने विद्वान आए सबने इन बातों का खंडन किया। मैं भी उनमें हूँ। मैं राहु केतु की राशियों को नहीं मानता, तो वो मैंने यहाँ पर वर्णन उनका किया भी नहीं है। आपने सिर्फ ग्रहों की, इन 7 ग्रहों की इन राशियों को देखना है, राहु केतु को नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि राशियां प्रॉपर होती क्या है। देखिए, अगर ये हमारा एक बिंदु है, यह बिंदु, तो इस बिंदु को
यदि मैं ऐसे कहूं, ऐसे, तो इसका क्या मतलब? इस बिंदु के 180 डिग्री इस तरफ ये सारा एरिया हुआ, और अगर मैं इस बिंदु के ऊपर भी ऐसे बना दूं तो हम क्या कहेंगे? इस बिंदु के आसपास जितना भी एरिया है यह 360 डिग्री हुआ। आपको याद होगा कि बचपन में हमने डी का प्रयोग जरूर किया था, डी क्लास के अंदर। उस डी की जो शेप होती थी वो लगभग इस तरह थी, इस तरह। यह डी लगभग लगभग तो नहीं, पूरी तरीके से 180 डिग्रीज की होती है। यदि मैं इस डी के साथ एक और डी बना दूं तो हम क्या कहेंगे? 360। इस बिंदु के आसपास का सारा एरिया 360 डिग्री का हुआ। जैसे मेरे इस हाथ के आसपास जितना भी एरिया है इसको हम परिधि को पूरे को क्या कहेंगे? 360 अंश। तो जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आसपास जितना भी अंतरिक्ष में भाग है आसपास, कल्पना कीजिए ये मेरा हाथ, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आसपास जितना एरिया है इसको हम कितने अंशों में मानेंगे? 360 अंशों में, 360 डिग्री। अगर मैं इस 360 अंशों को 12 डिग्री से या 12 भागों से, डिग्री गलत वर्ड है, 12 भागों में डिवाइड करूं तो प्रत्येक भाग कितने डिग्री का आएगा? 30 अंशों का। इसका अर्थ यह हुआ पृथ्वी के आसपास जितना भी एरिया है, ये पृथ्वी है, इसके आसपास जितना भी एरिया है यह है 360 डिग्री का। यदि इस 360 डिग्रीज को 12 भागों में, बराबर भागों में डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक भाग 30 अंशों का बन जाता है। तो ये जो 12 भाग है ये क्या है? ये यही राशियां हैं, इनको हम यही राशियां कहते हैं। पृथ्वी के आसपास का जो भी एरिया है इसी को हम क्या कहते हैं? यह राशियां। ठीक है जी। यहाँ हमारे पास अब दो चीजें आई। एक आई राशि जिसको हमने कहा यह 12 होती है, तो आप क्लियर कर चुके होंगे। आइए इसको मैं थोड़ा सा इस चित्र में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, यह पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आसपास जितना भी यह एरिया है यह 360 अंशों का हुआ। इन अंशों को यदि हम 12 बराबर भागों में बांट लेंगे तो वह क्या कहलाएगा? हमारी राशियां। यही हमारी राशियां होती हैं। ठीक है जी, मुझे आशा है आप इसको समझ चुके होंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको राशियां बताई, प्रत्येक राशि का एक स्वामी बताया। अब आप इस चित्र की तरफ देखें। इस चित्र से भी पहले यहां देखें, आसान हो जाएगा। ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के आसपास जितना भी एरिया है इसको मैं इस तरह बांट लेता हूं। ये मैंने बांट लिया। यह पृथ्वी के आसपास का सारा एरिया 360 अंशों का है, 360 अंशों का। तो इसको मैंने 12 बराबर भागों में बांटा। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह 12 भाग हो गए। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां पर 1 लिखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे? 1 का मतलब कौन सी राशि होती है? मेष राशि। तो मैं कहूंगा इस पृथ्वी के इधर यदि मैं ईस्ट मान लूं तो यहां पर 1 आता है, इसी के साथ दूसरा आएगा, फिर तीसरा। सीक्वेंस तो यही है, नंबर तो यही होते हैं, इसी तरह चलते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इस पृथ्वी के पूर्व में मेष राशि आ रही है। यह जो भाग बटा है यह 30 डिग्री का है। प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। ये सब 30 डिग्री के होंगे। प्रत्येक भाग 30 डिग्री का है और 12 भाग हैं। पृथ्वी के आसपास जितना भी एरिया है 360 डिग्री का, उसे 12 बराबर भागों में बांटा। प्रत्येक भाग 30 डिग्री का है। दोस्तों यही राशियां होती हैं। प्रत्येक भाग एक राशि होता है। जैसे मैंने यहां पर 1 लिख दिया,
तो यह वाला भाग क्या कहलाएगा? मेष राशि। यहाँ 5 लिखा हुआ है तो यह वाला भाग क्या कहलाएगा? सिंह राशि। तो पृथ्वी से यहां से देखने पर, अंतरिक्ष में यदि हम इस पृथ्वी पर हैं, दूर तक देखें और इस भाग में देख रहे हो तो इस भाग को हम मकर राशि कहते हैं। पृथ्वी के आसपास के सारे एरिया को 12 बराबर भागों में डिवाइड किया और वह राशियां हैं। देखिए, प्राचीन समय में विद्वानों के पास या आज भी कोई हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक तो है नहीं कि हम कहें कि पृथ्वी का ये वाला हिस्सा जो है यह ये है, तो इस हिस्से को हम कोई नाम तो देंगे। तो प्राचीन विद्वानों ने यही सरल किया कि हर हिस्से को 30 डिग्री में बांटा और उसको एक विशेष नाम दे दिया और वही नाम राशि है। दोस्तों, आप ज्योतिष सीख रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो ये हमारा ये सब्जेक्ट अभी चल रहा है इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर कहीं कुछ समझने में मुश्किल हो तो उसको दोबारा से देखिए। जल्दी करेंगे तो आपको यही मुश्किल पैदा हो जाएगी। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आगे का ज्योतिष बहुत ही सरल है। सिर्फ यही मुश्किल आती है क्योंकि हो सकता है कि इन चीजों को समझने में आपको इसलिए दिक्कत आए कि आप इनसे ज्यादा फ्रैंक नहीं है। लेकिन ध्यान से समझें, मेरे शब्दों के साथ रहें, आप क्लियर कर लेंगे। यह मध्य में पृथ्वी है। इस पृथ्वी के आसपास का एरिया 360 डिग्री का है, किसी भी चीज का होता है। तो इस 360 डिग्री के एरिया को हमने 12 बराबर भागों में बांटा, प्रत्येक भाग 30 डिग्री का आ गया। ये जो मैंने अंक लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये 12 तक, यही राशियां हैं। यहां मेरी तरफ देखें, यही 12 राशियां हैं। प्रत्येक अंक से एक स्पेशल, एक प्रॉपर एक राशि निर्धारित होती है। जैसे 11 के अंक से कुंभ राशि आएगी, 12 के अंक से मीन राशि आएगी, 1 के अंक से मेष राशि आएगी। अब इस छोटे चित्र को देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे इधर 1 का अंक लिखा है। तो इस पृथ्वी से देखने पर, पूर्व की तरफ देखने पर, अभी पूर्व क्या है ये भी बताता हूं। इस पृथ्वी से इस पूर्व की तरफ देखने पर ये जो 30 डिग्री का एरिया है यह हजारों करोड़ों किलोमीटर के अंदर है। यह एरिया मेष राशि के अंदर दिया गया है। अब अंतरिक्ष में पूर्व का निर्धारण कैसे होगा? हम पृथ्वी पर हैं, यहां बताइए हम पूर्व की गणना कैसे करते हैं? बड़ी आसानी से। हमें पता होता है कि सूर्य यहां से निकल रहे हैं तो यह पूर्व है। जहां से सूर्य निकलता है वही पूर्व दिशा होती है। बड़ा आसान सा तरीका। तो हम इस बड़े चित्र में आते हैं। देखिए, इस पृथ्वी से हम यहां पर हैं, कल्पना करते हैं हम इस पृथ्वी के यहां पर हैं। यहां से देखने पर हमें सूर्य दिख रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि यहां पर यह पूरब है। इस तरफ के जो लोग हैं इनको सूर्य यहां कहीं नहीं दिख रहा, तो ये कहां पर है? अभी पश्चिम में। अगर यहाँ पूर्व होगा तो यहाँ पश्चिम होगा, और यहाँ उत्तर होगा और यहाँ दक्षिण होगा। तो आइए हम यहाँ पर इस पृथ्वी के आसपास इसी तरह 12 भाग बना दें। देखते हैं कैसे। इस पृथ्वी को हमने केंद्र माना और इसके आसपास अब हम 12 बराबर भाग बना देंगे। यह एक हम लाइन बीच में खींचते हैं। इस पृथ्वी को हमने मध्य रखकर इसके आसपास जितना एरिया है उसको 12 भागों में डिवाइड कर दिया। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस पृथ्वी से देखने पर यह सूर्य पूर्व में ही आएगा, तो इसका मतलब यह ईस्ट दिशा हो गई, यह ईस्ट हुई। तो आप देखेंगे इस पृथ्वी से हमने देखा ये पूर्व है, यहां पर सूर्य है, सुबह के समय सूर्य है। तो ये जो दिशा है इसको हम एक राशि मानेंगे। एक राशि अंतरिक्ष में ये वाला एरिया जिन नक्षत्रों के अंडर आता है। अब नक्षत्र क्या है? जो तारे होते हैं, तारों को नक्षत्र कहा गया है। मान लीजिए यहां पर कुछ तारा समूह, कुछ तारे हैं,
तो इन तारों को हम क्या कहेंगे? इन तारों से मिलकर एक राशि बनती है। ये जो राशियां लिखी हुई हैं, यह तारों से मिलकर बनती हैं। मैं आपको सारी डिटेल दूंगा इसकी, तो मेरी तरफ दोबारा ध्यान से देखें। इस पृथ्वी से इधर देखने पर जो पूर्व दिशा है, यहाँ पर हमने इन तारों से जिस राशि को देखा, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नंबर राशि मानी मेष राशि, तो यहाँ पर कौन सी राशि आएगी? दूसरी, यहाँ तीसरी, यहाँ चौथी, यहाँ पांचवी, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यह 12। पृथ्वी के आसपास जितना भी एरिया है हमने उसे 12 भागों में डिवाइड किया और यह वाला एरिया हमने मेष मान लिया। क्यों माना मेष? इसको हमने कुछ और क्यों नहीं मान लिया? इसका बड़ा सरल सा सूत्र है। अंतरिक्ष में जो कुछ तारे स्थित हैं, तारा क्या होता है? जो घूमता नहीं। ग्रह मूवमेंट्स करते हैं, तारे घूमते नहीं। तो अंतरिक्ष में इस तरफ जो तारे स्थित हैं, उनको देखते हुए हम पहचान लेते हैं कि इधर मेष राशि है। जो तारे इस एरिया में आ जाएंगे उसको हम वृष कहेंगे, जो तारे इधर आएंगे उसको हम मिथुन कहेंगे। तो आप देखेंगे इन तारों को पहचान कर हमारे महर्षियों ने कितने समय पहले राशियों की स्थिति का अंदाजा लगा लिया। इस पृथ्वी से इधर, जहां मेरा हाथ है, कहीं भी अंतरिक्ष में जो तारे स्थित हैं, उनको हम एक प्रॉपर राशि मानते हैं। तो आप देखें यहाँ पर इस पृथ्वी से देखने पर ये अलग अलग राशियां हमने देख ली और आप देखेंगे कोई ग्रह किसी राशि में है, कोई ग्रह किसी राशि में है। राशि क्या है? अंतरिक्ष का एक प्रॉपर स्थान। तो जिस स्थान पर कोई ग्रह होता है, हम सरल शब्दों में कह देते हैं कि इस राशि में ये ग्रह बैठा हुआ है। आइए हम यहाँ इसको लिखने की कोशिश करें। मैं इसको रफ करता हूं। जैसे इस पृथ्वी से इधर देखने पर हमें लग रहा है कि सूर्य 1 नंबर में है। 1 नंबर क्या है? मेष राशि। तो मैं यहां लिखता हूं सूर्य मेष राशि में है। और ये कब है? आपके पास बहुत सवाल है, मुझे पता है। आपके पास अनगिनत सवाल होंगे। आप पूछेंगे ये कैसे है, वो कैसे है, वो कैसे है। विश्वास कीजिए, सभी विद्वान इसी तरह पढ़ते हैं और ये बहुत सरल है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने भी ऐसे पढ़ा, बहुत लोगों ने ऐसे पढ़ा है। आपको कुछ मुश्किल आएगी, कुछ सवाल होंगे, धीरे 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 जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, सभी सवालों का अंत होता रहेगा। देखिए, इस पृथ्वी से हमने इधर देखा, यह जो एरिया है, इन तारों के कारण हमने इन्हें मेष मान लिया। मेष, तो हमने क्या लिखा? पृथ्वी से पूर्व दिशा में जो मेष राशि आ रही है उसमें सूर्य है, हमने लिख लिया। बुध भी देखिए ऑलमोस्ट यहीं आ रहे हैं, तो बुध भी किस में है? मेष में, मेष राशि में। 1 नंबर क्या है? मेष राशि। अभी चार्ट का आपने प्रयोग किया तो यहां से देखने पर सूर्य और बुध ये दोनों मेष राशि में। अब इस पृथ्वी से इधर देखें 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर क्या होता है? मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में कौन कौन से ग्रह हैं? शनि और शुक्र। मैं यहां लिख लेता हूं, शनि शुक्र मिथुन राशि में। तो दोस्तों, इस तरह कोई भी व्यक्ति पृथ्वी से अंतरिक्ष में कौन सा ग्रह कहां पर चल रहा है इसका अंदाजा लगाता है। अगर हमारी ये आंख इतनी शक्तिशाली हो जाए कि हम बहुत दूर तक देख पाएं, तो विश्वास कीजिए इस पृथ्वी से देखने पर हम प्रत्येक ग्रह को इसी तरह चेक कर पाएंगे। अंतरिक्ष में कोई स्थान तो है नहीं कि ये वाला एरिया यह है, यह एरिया यह है, तो वहां पर तो कुछ भी नहीं है, खाली खाली एरिया है। वहां पर मात्र क्या है? तारे। तारे क्या होते हैं? जो हिलते नहीं। तो उन तारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए
हमारे महर्षियों ने ये चेक किया कि यह तारे से लेकर यह तारा, इतने एरिया के अंदर यह राशि होगी, अर्थात इस तारे से इस तारे के मध्य प्रॉपर एक राशि होगी। वही राशियों के मैंने आपको नाम बताए। पृथ्वी के आसपास हमने इसको 12 भाग कर लिए, जो पृथ्वी के आसपास का एरिया है उसे 12 भागों में डिवाइड कर लिया। प्रत्येक भाग में जो गुड लक तारे आते हैं उनसे जो राशि बनती है वही हमने उसको नाम दे दिया। ये अंतरिक्ष की स्थिति है। इसका प्रयोग हमारे महर्षियों ने ज्योतिष में किया। अभी आपको कई मुश्किलें आ रही होंगी, मैं चाहूंगा कि आप पहले जो मैंने आपको पढ़ा है इसे दोबारा से पढ़ें और फिर इससे आगे देखना शुरू करें, क्योंकि आने वाले टाइम में तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा, क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन दोबारा से कीजिए, जल्दी मत कीजिए। देखिए दोस्तों, हम उत्तर भारत में हैं। उत्तर भारत में एक कुंडली का प्रयोग होता है, दक्षिण भारत में एक कुंडली का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों प्रकार की जो कुंडलियां हैं है एक ही चीज, लेकिन इसको देखने के ढंग अलग अलग है या फिर इन कुंडलियों की रूपरेखा अलग अलग है। उत्तर भारत में एक कुंडली का प्रयोग होता है, वह ये है, ध्यान से देखें, ऐसे लाइन मारी जाती है, फिर ऐसे, फिर एक और लाइन खींची जाती है, इनको मिला दिया जाता है, इस कोने को इस कोने से मिलाएं, इस कोने को इस कोने से मिलाएं। उसके बाद इन दोनों कोनों का जो मध्य एरिया है इसको यहां मिलाइए, इसको इधर मिलाएं और इसको यहां और इसको यहां। इसको हम क्या बोलते हैं? यह जन्म कुंडली का आधार है। अब आपको एक चीज और शब्द क्लियर करता हूं कि जन्म कुंडली क्या है। देखिए, जन्म कुंडली किसी भी बच्चे के जन्म के समय अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति का एक नक्शा होता है। हम लोग या कोई भी ज्योतिष आचार्य किसी भी बच्चे की कुंडली को देखकर उसके भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाता है। तो प्राचीन समय में कोई ऐसी दूरबीन तो थी नहीं कि जिसकी फोटो खींच ले कि कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, अंदाजा ले ले। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे के जन्म के समय को ध्यान में रखा और अंदाजा लगाया कि इस समय अंतरिक्ष में कौन सा ग्रह इस पृथ्वी से कहां चल रहा है, उसको उतार लिया और उसको हमने क्या कहा, जन्म कुंडली। यह जन्म कुंडली का आधार होता है। इस आधार को बेस बनाकर ही व्यक्ति फलादेश करता है। तो यहां मैं आपको इस आधार को समझाने की कोशिश करूंगा। यह कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह 12 है। आप इसको कैसे भी गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह 12 है। 12 हमारी राशियां कितनी हैं अभी मैंने आपको बताई, 12। यह भी 12 है। यह है क्या, आपने अभी देखा, यह सूर्य है, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी के आसपास जो भी एरिया है, जितना भी एरिया है, उसको हमने बराबर 12 भागों में बांट लिया। इस भाग में प्रॉपर कुछ नक्षत्र आते हैं, इन नक्षत्रों से मिलकर एक राशि बनती है। ये अपनी जगह स्थित है नक्षत्र, ये सूर्य अपनी जगह स्थित है। परंतु होता क्या है, जो ग्रह होते हैं वो अपने स्थान को बदलते रहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। यह पृथ्वी भी यहां से चलते हुए इधर आती रहेगी, चलती रहेगी। सूर्य के आसपास पृथ्वी भी भ्रमण करती है और बाकी सभी ग्रह भी भ्रमण करते हैं। यहां पर राशियों का जो हमने चेकअप किया वो क्या था, हमने पृथ्वी को एक जगह स्थित मान लिया। इस पृथ्वी को एक जगह स्थित मान लिया और यहां से चेक किया कि कौन सा ग्रह कहां है। परंतु दोस्तों, पृथ्वी तो एक जगह स्थित नहीं रहती, पृथ्वी तो मूव करती रहती है, पृथ्वी गोल घूमती रहती है। पृथ्वी के गोल घूमने की चाल क्या है, पृथ्वी के गोल घूमने की चाल क्या है?
बड़ी आसानी से आप देख लेंगे। आप रोज सुबह उठते हैं, आपको पता है इधर सूर्य उदय होते हैं पूर्व दिशा में, पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, अगले दिन फिर सूर्य उदय होते हैं। तो सूर्य उदय हुए, फिर अस्त हुए और फिर उदय हुए, इसके मध्य कितना समय अंदाजन बीत गया? 24 घंटे का। तो इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरी तरह 24 घंटे में पूरी घूम जाती है। 24 घंटे में पूरी तरह घूम जाती है। सूर्य तो नहीं घूमता, सूर्य वहीं स्थित है और यह पृथ्वी यहां पर ऐसे पूरी घूम जाती है, पूरी की पूरी गोल इस तरह घूम जाती है। मेरे पास कोई कॉइन नहीं है, वरना मैं आपको भी और अच्छी तरह बताता। इस सूर्य से यहां पर जो पृथ्वी है ये पूरी इस तरह घूम जाएगी और ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? लगभग 365 दिनों में। वो एक अलग इशू है। तो यहां पर इस पृथ्वी को हमने ऐसे 24 घंटे में पूरा घुमा दिया, 24 घंटे में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी का कोई भी एक हिस्सा इस सूर्य के सामने 2 घंटे के लिए आएगा। कोई भी हिस्सा 2 घंटे के लिए आएगा, 2 घंटे, और एक दिन में 24 घंटे। तो क्या हम इन 24 घंटों को 12 भागों में बांट दें? बटेंगे ये 12 भागों में। राशियां कितनी हैं? 12। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इस पृथ्वी के आसपास जितना भी 360 डिग्री का एरिया है, पृथ्वी के आसपास 360 डिग्री का एरिया जहां पर ये तारे स्थित हैं, ये प्रॉपर एक राशियां हैं। ये तो कहीं नहीं घूमेंगे, इनके मध्य विचरने वाले ग्रह घूमते हैं, ये तो आपको पता ही लग गया। और पृथ्वी अपने इस स्थान पर गोल घूमती रहेगी, ये मैंने आपको भी क्लियर किया। अब आप यहां देखें, इसको मैं रफ करता हूं, अब समझते हैं। यह पूर्व दिशा है क्योंकि सूर्य यहां पर है, हम सूर्य से ही पूर्व दिशा का अनुमान लगाते हैं। यहां ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के इस वाले एरिया में जहां ये मेरा बिंदु लगा हुआ है, यहां से हमने देखा सूर्य उदय हो गए, हमने देखा सूर्य उदय हो गए। तो यहां ये हमारे सूर्य देवता हैं, ये हमारी पृथ्वी है। यहां पर इस स्थान को आप देखें तो ये सूर्य से दिख रहा है, या इस स्थान से हम सूर्य को देख रहे हैं। पेन वेन ले लिया। जब हम सूर्य को देखते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? पूर्व ले लिया। दिशा। हमें पता है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होते हैं। अब आप देखें, यहां पृथ्वी का केंद्र है और इधर सूर्य उदय हो रहे हैं। अब यहां पर जो भी तारे हैं, जो भी तारे हैं, तो उनसे यहां पर क्या निर्धारित होगा कि सूर्य प्रॉपर इस राशि के अंदर है, सूर्य प्रॉपर इस राशि के अंदर है। हमें इसी से अंदाजा होता है, क्योंकि राशि के अंदर क्या होते हैं? कुछ तारों से बनकर एक राशि बनती है। हमें अंदाजा हो गया कि सूर्य इस तरफ है, परंतु पृथ्वी तो घूम जाएगी। अभी थोड़ी सी देर के बाद क्या होगा, लगभग ये जो स्थान है जिससे अभी हमें सूर्य उदय दिख रहा था, ये इधर आ जाएगा। क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है हमारी? इस तरह घूम रही है। पृथ्वी ऐसे है, थोड़ी सी देर में ऐसे हो जाएगी, थोड़ी सी देर में ऐसे हो जाएगी। अब सूर्य के सामने ये वाला स्थान आ जाएगा। पृथ्वी के इस तरफ अब सूर्य नहीं रहा, जो ये स्थान था ना जहां से अभी देख रहे थे हम सूर्य को, ये नहीं रहा। अब यहां से देखने पर हमें कुछ और दिखेगा। थोड़ी सी देर के बाद ये जो स्थान है, लगभग 2 घंटे के बाद वो इधर आ जाएगा। इस स्थान से अब सूर्य इस तरफ दिखेगा और थोड़ा सा स्थान जो ये वाला है, यहां हमें कुछ और ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो स्थान है, इस स्थान का अंदाजा हमें कैसे लग पाएगा? इस स्थान का अंदाजा हमें कैसे लग पाएगा? बड़ी आसानी से हमें पता होगा कि सूर्य उदय के समय ये वाला जो स्थान है, यह सूर्य के बिल्कुल सामने होता है। कितना आसान हो गया देखिए। तो इस
स्थान का अंदाजा हम सूर्य उदय से लगाते हैं। तो अब आप इसको 2 मिनट के लिए रोक के इधर आइए। ये क्या है? ये मैंने आपको कहा कि जन्म कुंडली का बेस होता है। जो ये वाला भाग है इसको भाव बोलते हैं, या प्रत्येक भाग को हम ज्योतिष में भाव बोलते हैं। इस भाव को हमेशा प्रथम भाव ही बोला जाता है। इसको गिनने का एक सिस्टम है, वैसे तो कैसे भी गिन ले, 1 2 3 4 5 6 जैसे मर्जी, लेकिन ज्योतिष में इसका एक सिस्टम है। वो क्या है? यह प्रथम भाव है, यह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। अगर कभी मैं आपके सामने एक जन्म कुंडली रखूं और उसमें कहूं यह कौन सा भाव होता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि आप कहें दशम भाव। मैं आपसे पूछूं यह कौन सा भाव है, तो आप उसी समय कहें सप्तम भाव। यहां कुछ लिखा नहीं होगा कि सप्तम है, अष्टम है। आपको याद होना चाहिए यह कौन सा भाव है, सप्तम। यह कौन सा भाव है, चतुर्थ। यह कौन सा भाव है, दशम। इसमें कुछ लिखा नहीं होगा, आपको याद रखना है कि इसको हम दशम भाव बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नवम भाव। इसे अष्टम भाव। ये आपको 101% याद होने चाहिए। तो यहां ध्यान से एक चीज देखेंगे जो मैं आपको बता रहा था अभी। ये वाला जो भाव है, भाव, भाग या भाव, सूर्य उदय के समय सूर्य के बिल्कुल सामने होता है। तो यहां पर जो ये प्रथम भाव है, इसको हम क्या कहते हैं कि यह सूर्य के सामने कब होगा, सुबह के समय, जब सूर्य उदय होता है। तो दोस्तों, जब सुबह सूर्य उदय होगा तो हमें उसका पता होता है कि सूर्य किस राशि में है। कैसे पता लगता है? पंचांग की मदद से। पंचांग की मदद से। ये आपको और मैं भी क्लियर बताऊंगा कि पंचांग से कैसे देखना है। पंचांग में लिखा होता है कि आज के दिन, मान लीजिए आज डेट चल रही है 1 जनवरी 2013, मान लीजिए 1 जनवरी 2013। तो 1 जनवरी 2013 को सुबह सूर्य उदय के समय सूर्य किस राशि में है वो लिखा होगा। और पंचांग में यह भी लिखा होता है कि सुबह 1 जनवरी 2013 को सूर्य उदय के समय कौन सी राशि पूर्व में चल रही होती है। जो राशि पूर्व में चल रही होती है उस राशि को हम प्रथम भाव में लिख देते हैं। हमने लिख दिया। इससे हमें क्या पता लगा कि सूर्य उदय के समय जो राशि प्रथम भाव में होगी उसको यहां लिख लेंगे, प्रथम भाव में। और इसी तरह यहां यदि 9 नंबर लिखा तो द्वितीय स्थान पर 10 आएगा, तृतीय स्थान पर 11, चतुर्थ स्थान पर 12, और इस तरह ये सभी नंबर आते चले जाएंगे। ये नंबर क्या है? ये नंबर क्या है? ये नंबर राशियां हैं। जैसे अभी मैंने आपको इस चित्र में दिखाया, बेशक यहां ध्यान से इस चित्र को याद रखें। 9 नंबर लगन में लिखा हुआ है। प्रथम भाव को लगन कहते हैं। प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, तो 9 नंबर का अर्थ धनु राशि। अब इस चित्र को देखें, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रथम भाव में धनु राशि है, 9 नंबर है, और ये हमारी पृथ्वी है जहां से हमने इसको देखा। तो कुल मिलाकर सारी बात का लब्बो लुभाव यह हुआ कि पूर्व दिशा में आने वाली राशि को कुंडली के प्रथम भाव में लिखा जाता है। यदि हम थोड़ी सी देर की बात करें,
सूर्य उदय से कुछ देर, लगभग 2 घंटे के बाद ही, तो क्या होगा, यह पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे, यानी कि इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है। यहां से हम सूर्य को देख रहे थे, वो बिल्कुल पूर्व में था। 2 घंटे के बाद हम यहां पहुंच जाएंगे और सूर्य थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा। हकीकत में सूर्य नहीं खिसकता, हमारी पृथ्वी खिसक जाती है। कल्पना कीजिए कि आप सूर्य उदय के समय अंतरिक्ष में देख रहे हैं, आपको सूर्य दिखे। 2 घंटे के बाद आपको सूर्य इधर दिखेंगे। क्या सूर्य इधर हो गए? नहीं, हकीकत में पृथ्वी इधर हो गई, तो सूर्य हमें इधर जाते दिखते हैं। वही मैंने इधर करके दिखाया। तो इस पृथ्वी से यहां, इस स्थान से, इसको हम क्या कहेंगे, लगन, जो ये पहला भाव होता है। सूर्य उदय के समय तो यहां पर यही राशि आएगी जो कि सूर्य की राशि होगी, यानी कि सूर्य जिस राशि में होंगे, और 2 घंटे बाद यहां पर अब दूसरी राशि आ जाएगी। आपको मुश्किल हो रही होगी समझने में, कोई बात नहीं, यही सबसे मुश्किल है ज्योतिष का। तो यहां हम सारी चीजों को दोबारा से देखते हैं, इजी हो जाएगा। देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में पूरी तरह घूम जाती है, पूरी तरह घूम जाती है 24 घंटे। हमारी 12 राशियां होती हैं। राशियां क्या होती हैं? अंतरिक्ष का प्रॉपर एक भाग, उसको हम राशि बोलते हैं। पृथ्वी के आसपास जितना भी एरिया है उसको हम 360 अंशों में मानते हैं। इसको यदि 12 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर भाग 30 डिग्री का बनता है। अंतरिक्ष में जो घूमते हैं सूर्य के आसपास उसको हम ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के आसपास घूम रही है, यह भी एक ग्रह है। परंतु कुछ तारे या नक्षत्र एक जगह स्थित होते हैं, ये नहीं घूमते, ये सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। इनकी पहचान अंतरिक्ष में आसान है। तो जो राशि है, जो 30 डिग्री का अंश है, जो भाग हमने बांटा है, उसको हम पहचानते कैसे हैं? उसमें जो जो नक्षत्र, जो जो तारे आ जाएंगे, हम उनकी पहचान कर लेते हैं कि अच्छा, इस भाग में यह वाला तारा आ रहा है, तो इस तारे के अनुसार यह भाग मेष राशि का है या यह भाग वृष राशि का है। तो ये सारी राशियां हमने लिखी। 12 प्रकार की राशि होती है। प्रत्येक राशि कुछ नक्षत्रों से, कुछ तारों से मिलकर बनी होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। पृथ्वी का प्रत्येक भाग थोड़े से समय के लिए पृथ्वी की पूर्व दिशा में आ जाता है। प्रत्येक भाग, आइए देखें। मान लीजिए ये पृथ्वी का पूर्व हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा। सुबह जब सूर्य उदय होता है तो यहां पर हम अंदाजा लगाते हैं कि इस समय पूर्व दिशा में एक राशि चल रही है। एक राशि पूर्व दिशा में है, एक राशि पूर्व दिशा में है, और यह राशि है, मान लीजिए सिंह राशि, मान लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्व दिशा में आने वाली राशि इस कुंडली के प्रथम भाव में लिखी जाती है। पूर्व दिशा में आने वाली राशि इस कुंडली के प्रथम भाव में लिखी जाती है। अगर यहां पर 5 है तो यहां 6 ही आएगा, उसके बाद इसी तरह नंबर आएंगे। अगर हम ये समय देख रहे हैं सुबह का, सुबह 6 बजे, 6:30 जब सूर्य उदय हुआ, अगर उसके हम 2 घंटे के बाद का समय देखेंगे तो यहाँ पर जो 5 आ रहा होगा, अब 5 यहाँ नहीं आएगा, अब 5 यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? 6। तो पहले भाव में हम क्या लिखेंगे? 6। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। सिंपल सा, अगर आपको मुश्किल आ रही हो तो सिंपल सा याद रखें, पूर्व दिशा में आने वाली राशि कुंडली के प्रथम भाव में लिखी जाती है। अब कुंडली क्या है, इसके विषय में आपको मैं आगे बताता हूं। दोस्तों, हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जन्म कुंडली क्या है, जन्म कुंडली होती क्या है। आज हमारे पास अगर कोई व्यक्ति
फलादेश करवाने आता है या हम किसी व्यक्ति की फलादेश करते हैं तो उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस पूछते हैं और उसको अपने कंप्यूटर में फीड करते हैं। एक जन्म कुंडली हमारे सामने आ जाती है। या कई बार कोई व्यक्ति अपने साथ ही एक जन्म कुंडली लेकर आते हैं। जन्म कुंडली, तो जन्म कुंडली है क्या? देखिए, जन्म कुंडली किसी भी बच्चे के जन्म के समय अंतरिक्ष में ग्रहों की वह अवस्था होती है जिसने उसके जीवन पर आने वाले समय में प्रभाव डालना है। तो सरल शब्दों में जन्म कुंडली अंतरिक्ष में ग्रहों का वह नक्शा है जो उसके जन्म के समय अंतरिक्ष में था, उसको हम कागज पर उतार लेते हैं और यह ही जन्म कुंडली होती है। दोस्तों, यहां समझते हैं, यह हमारी पृथ्वी है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही मैं इसके आसपास 12 भाग इसके कर देता हूं, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस पृथ्वी के इस तरफ कौन सा ग्रह है, इस तरफ कौन सा ग्रह है, इस तरफ कौन सा है, यानी कि प्रत्येक स्थान पर अंतरिक्ष में कौन सा ग्रह कहां पर है। जो ग्रह जहां पर होता है उसके आसपास कुछ तारे होते हैं, वही तारे राशि को निर्धारित करते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में है। तो हमने पंचांग को चेक करना है, अंदाजा हमें पंचांग से ही होगा। पंचांग को हमने चेक किया कि प्रॉपर उस दिन, जिस दिन का हमने चेक करना है, अंदाजन 1/1/2013 सुबह के 6 बजे, 6:30 सुबह के 6:30 पर पृथ्वी से पूर्व दिशा में देखने पर, यहां पर देखने पर कौन सी राशि इधर आ रही है, पूर्व दिशा में कौन सी राशि आ रही है। मान लीजिए 5 नंबर राशि आ रही है। 5 नंबर राशि होती है सिंह राशि। तो इस 5 नंबर राशि को हम इस कुंडली के प्रथम भाव में इस तरह लिख लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं प्रथम भाव में। अगर यहाँ प्रथम है भाव, यहाँ 5 नंबर सिंह राशि है, तो यह द्वितीय भाव है, इसमें 6 नंबर राशि आ जाएगी और वो सभी राशियां इसी सीक्वेंस से चलती रहेंगी जैसे मैंने बताया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। यहां पर कोई भी राशि आए, जैसे 5 नंबर राशि है, आप इस स्थान को प्रथम स्थान ही कहेंगे, इसे पहला भाव ही कहेंगे। अगर यहाँ पर 5 नंबर राशि ना आती, यहाँ 6 नंबर राशि आती पूर्व में, तो यहाँ हम क्या लिखते? 6, तो यहाँ पर 7 हो जाता। और जो ग्रह जिस राशि में चल रहा है, मान लीजिए इधर 6 है तो इधर 7, इधर 8, इधर 9, इधर 10, इधर 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अगर यहाँ 6 नंबर राशि है तो यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। प्रत्येक ग्रह जिस राशि में आ रहा है उसको वहीं लिख देंगे। जैसे ये चंद्रमा मेष राशि में है तो हम चंद्रमा को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, ये शनि 11 नंबर राशि में है तो शनि को यहाँ लिख देंगे। गुरु 9 नंबर राशि में है तो उसको यहाँ लिख देंगे। मंगल भी साथ बैठे हैं तो मंगल को भी यहाँ लिख देंगे। शुक्र, सूर्य और बुध, ये दोनों के दोनों 7 नंबर राशि में आ रहे हैं, तीनों, हम इनको यहाँ लिख देंगे। सूर्य, बुध और शुक्र, ये हमने लिख दिया। अगर यहाँ 6 नंबर राशि ना होती, थोड़ी सी और देर के बाद हम देखते तो यहाँ पर कौन सी राशि आ जाती? 7 नंबर। तो यहाँ 6 की जगह 7 लिखते और ये सभी ग्रह इधर इधर खिसकते चले जाते। तो दोस्तों, होता क्या है, एक दिन में 24 घंटे हैं, 12 भागों में से बांटते हैं तो प्रत्येक भाग 2 घंटे का आता है। तो पूर्व दिशा में प्रत्येक राशि थोड़ी देर के लिए आ जाएगी। जो राशि आती है उसको यहां लिख लिया जाता है और अंतरिक्ष में जो ग्रह जिस राशि में होता है उसको वहीं पर उसी राशि में प्लेस कर लेते हैं। इसका अंदाजा हम कैसे लगाते हैं? पंचांग से। यह मैं आपको पंचांग में बताऊंगा। अब यहीं पर हम और देखते हैं 2-3 चीजें, इसको मैं रफ करके आपको दिखा देता हूं। यह देखिए, यह जन्म कुंडली का बिल्कुल बेस है।
ग्राउंड लेवल पर है, हम यहाँ देखते हैं। मैंने आपको बताया इस भाव को प्रथम भाव कहेंगे। प्रथम, यह प्रथम है, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। यदि मैं आपसे कहूं कि यह कौन सा भाव है, तो आप कौन सा भाव कहेंगे? 10वां। यह कौन सा भाव है? 8वां, 7वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। यहाँ कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ, आपने इसी तरह इनको ध्यान देना है। यह 9वां स्थान है, यह 5वां, इत्यादि। अब इधर देखें, यह पृथ्वी है, इसके आसपास के एरिया को मैं इस तरह बांट लेता हूं। ये मैंने 12 बराबर भागों में से बांट लिया। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सुबह सूर्य उदय के समय या फिर जिस समय की बात हो रही है, मान लीजिए शाम का समय है 5 बजे का, स्थान है अंबाला, डेट है 1/1/13। तो हमने देखना है कि इस पृथ्वी के पूर्व दिशा में कौन सी राशि चल रही है। तो इसका अंदाजा हमें कैसे होगा? पंचांग से। हम एक पंचांग जो हमारे पास इस डेट का होगा उसको देखेंगे, उसमें शाम के 5 बजे का समय देखेंगे और अंबाला स्थान देखेंगे। तीनों चीजें देखनी आवश्यक है। तीनों के अनुसार हमें अंदाजा हो जाएगा कि शाम को 5 बजे पृथ्वी के पूर्व दिशा में 4 नंबर राशि चल रही है। 4 नंबर राशि अर्थात कर्क राशि। तो कर्क राशि यहां है, तो इस तरह बाकी राशियां पृथ्वी के आसपास इस तरह फैली हुई। पृथ्वी है ये, आसपास कोई ना कोई ग्रह आसपास होंगे ही होंगे। जैसे हो सकता है कि शाम का समय है, सूर्य यहाँ हो, बुध यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो, मंगल यहाँ हो, गुरु यहाँ हो, शनि यहाँ हो सकता है कोई भी ग्रह कहीं भी हो, चंद्र यहाँ हो, हमें नहीं पता कहाँ है, अंदाजन लिख लिया। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों ग्रह हो गए। राहु केतु मैंने अभी छोड़ दिए। या हो सकते हैं राहु यहाँ हो, केतु यहाँ हो, ये भी लिख दिया। तो अंतरिक्ष में जो ग्रह जहां होता है उसको हमने इस नक्शे पर उतारना है। कैसे उतारेंगे? पूर्व दिशा में कौन सी राशि चल रही है? कर्क। हम यहां कर्क लिख देंगे। अगर यह समय 5 बजे का ना हो करके 7 बजे का होता तो यहां पर कर्क राशि ना आती, कौन सी राशि आ जाती? सिंह राशि, अगली राशि। और हर राशि एक एक स्थान आगे बढ़ जाती। यहां 5 आ जाते, यहां 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, और ये ग्रह भी साथ में ही आगे आ जाते, क्योंकि ये ग्रह तो प्रॉपर इसी में ही चल रहे हैं। जिसमें चल रहे होते हैं उसी में लिखते हैं। इस तरह। तो कुल मिलाकर पूर्व दिशा में जो भी राशि चल रही होती है उसको हम कुंडली के प्रथम भाव में लिख लेते हैं। इसका अंदाजा हमें कैसे हो पाता है कि कौन सी राशि पूर्व दिशा में चल रही है? इसको हम अपने पंचांग से देखते हैं, और कौन सा ग्रह किस राशि में चल रहा है उसको भी हम पंचांग से देखते हैं और इस तरह इसमें लिख लेते हैं। इसको पढ़ें 2 मिनट के लिए। प्रथम भाव में कर्क राशि है, द्वितीय भाव में सिंह राशि है, तृतीय भाव में कन्या राशि, चतुर्थ भाव में तुला राशि, पंचम भाव में वृश्चिक राशि, षष्ठ भाव में धनु राशि, सप्तम भाव में मकर राशि, अष्टम भाव में कुंभ राशि, नवम स्थान पर मीन राशि, दशम स्थान पर मेष राशि, एकादश भाव में वृष राशि और द्वादश भाव में मिथुन राशि है। अब हमने देखना है कि अंतरिक्ष में कौन सा ग्रह कहाँ है। पंचांग की ही हमने मदद ली,
चेक किया कि शाम को 5 बजे कौन सा ग्रह कहाँ है, तो वो भी हमने लिख लिया। जैसे सूर्य इधर है, बुध यहाँ है, शुक्र यहाँ है, चंद्र यहाँ है, राहु यहाँ है, गुरु भी साथ हमने गुरु यहाँ बिठा रखे हैं, वहीं लिख देते हैं। मंगल इधर है, कौन सा ग्रह रह गया, शनि, वो भी लिख दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरह एक व्यक्ति की कुंडली बनती है। इस कुंडली पर हमने अब फलादेश करना है और इस व्यक्ति के जीवन में आने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पुरुष ग्रह हैं, सूर्य मंगल गुरु, इसका क्या अर्थ होता है पुरुष ग्रह का? देखिए, ऐसे ग्रह जिनकी प्रकृति पुरुषों वाली है, इस तरह हम हमेशा ये चेक कर पाते हैं कि किसी व्यक्ति की प्रकृति क्या है। पुरुषों की प्रकृति क्या होती है स्त्रियों से अलग, इस तरह की कि हमने कुछ राज करना है या फिर अपने आप में एक प्रतिनिधित्व रखना है, ये सभी पुरुषों के नेचुरल गुण हैं। तो ये गुण किस में मिलते हैं? सूर्य मंगल गुरु में। आप इन सब चीजों को संतान सुख में भी पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखें इसे। सूर्य मंगल गुरु ये पुरुष ग्रह है। स्त्री ग्रह कौन से होते हैं? चंद्र और शुक्र। छाया ग्रह कौन से हैं? राहु और केतु। और यह है नपुंसक ग्रह, शनि और बुध। यहाँ पर दोस्तों इस नपुंसकता का अर्थ यह नहीं है कि ये ग्रह सेक्स करने में कमजोर है या ये सेक्स नहीं कर सकते, इसका कोई लिंक सेक्स से नहीं है। यहाँ पर इस नपुंसकता का अर्थ देखिए, शनि को माना गया है कि शनि बुजुर्ग प्लेनेट है, एक बुजुर्ग ग्रह है। जैसे एक व्यक्ति बुजुर्ग होता है तो उसकी संभोग इत्यादि इन सब चीजों से विरक्ति हो जाती है, विरक्ति। तो शनि ये है, तो शनि का कोई संबंध ऐसे कामों से नहीं। और बुध कौन है? एक बालक। बालक का एक संभोग से क्या लिंक? छोटा बालक, उसका कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पर शनि और बुध जिनका कोई भी संबंध राजसिकता से नहीं है, तो उनको हम नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। समाज में बुध और शनि के लिए नपुंसक शब्द किसी और तरह प्रयोग में आ रहा है, तो आपने सही शब्द का प्रयोग करना है जो मैंने बताया। इसी तरह देखें, ये है शुभ ग्रह, शुभ गुरु बुध और चंद्र, ये शुभ ग्रह होते हैं, शुभ। अब शुभता का क्या अर्थ है? शुभता का अर्थ है कि जैसे कुछ अच्छे काम, भजन कीर्तन, ज्ञान की बातें, ये सारी की सारी किससे संबंधित है? गुरु से। बुध कौन है? बुध एक बालक है, ये आपको मैं अभी इंट्रोडक्शन भी दूंगा। बुध एक बालक है, बालक में बुद्धिमता है, शुभता की बातें हैं। चंद्रमा कौन है? एक रानी की तरह है, चंद्रमा में एक चंचलता है, ये सारी अच्छी बातें हैं, खराब नहीं। सौम्य ग्रह कौन है? शुक्र, इनमें सौम्यता है, आकर्षण है। क्रूर ग्रह कौन है? सूर्य, सूर्य एक राजा है, राजा में क्रूरता रहती है। अशुभ ग्रह कौन से हैं? शनि, शनि क्या करवाते हैं? शनि रोग, दुख, कष्ट भी प्रदान करते हैं। राहु केतु क्या है? ये अशुभ ग्रहों में आते हैं, इनमें चालाकी भरी हुई है। मंगल कौन है? दंगल करने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले, तो इसलिए इनको अशुभ माना गया है। इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको भी थोड़ी सी देर में ही दूंगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, इनको याद रखिए।